जी के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् नमस्ते दोस्तों, आज के हमारे मेहमान हैं जाने माने वृत्त चित्र और फिल्म निर्देशक शुभांकर घोष और जानी मानी उपशास्त्रीय गायिका शोमा घोष। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आज हम इस कार्यक्रम का आपको दूसरा और अंतिम भाग सुनवा रहे हैं। विविध भारती के लिए इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। आइए सुनते हैं ये बातचीत। आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी को यूनुस खान का नमस्कार। आज एक युगल जोड़ी हमारे साथ है। इन दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत नाम कमाया है। तो आइए स्वागत करते हैं जाने माने फिल्मकार शुभांकर घोष और जानी मानी शास्त्रीय गायिका शोमा घोष का। आप दोनों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार यूनुस जी, श्रोताओं को नमस्कार। अब शोमा जी आपके पास चलते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आए और आपने वहां गाना रोक लिया और उन्होंने आपको अपनी दत्तक पुत्री बना लिया। अब यहाँ से एक नया रिश्ता शुरू होता है। बिस्मिल्लाह खां साहब बड़े प्यारे इंसान, और मुझे याद है मैंने नसीम मुन्नी कबीर की एक डॉक्यूमेंट्री देखी जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब पर है। उसमें उन्होंने बड़ी प्यारी बातें की हैं उस पुराने घर में, और वो सारी बातें बता रहे हैं जहाँ वो बता रहे हैं कि संगीत ईश्वर से भी ऊपर है। आपको याद होगा, ये बात तो आपने उनसे खुद भी सुनी होगी। उनसे जुड़ी कोई बहुत प्यारी याद हमारे साथ बांटिए। उनके साथ सारी यादें मेरे लिए बहुत प्यारी हैं जी। मेरे लिए कुछ भी छोटा नहीं है। इतना प्यार और ऐसा व्यक्तित्व जो कि मुझे लगता है कि इंसान से परे वो चले गए थे। आप देखिए, सभी लोग तो अपने बच्चे को ही तो आगे लेके जाते हैं ना। उनके लिए संगीत ही सब कुछ था। इसका प्रमाण है कि उन्होंने मुझे अपनाया। और सबसे बड़ी घटना जो हमारे टच किया था कि जब कलाम साहब प्रेसिडेंट बने तो उनको बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। हमारा जब संसद में जुगलबंदी हुआ था मेरा और मामा का जी, तो उसमें कलाम साहब थे। तो नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट पे बुलाए थे हम दोनों को। तो बाबा नहीं गए, तो मैंने सोचा कि मैं भी नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपसे मिलना चाहते। उनके पीए ने कहा आपसे मिलना चाहते हैं कलाम साहब। तो पहली बार मैं प्रेसिडेंट हाउस जा रही थी, 2003 की बात कर रही हूँ जी। और मैं बहुत डरी हुई थी। शुभंकर जी मुझे बहुत समझा रहे थे कि किस तरह प्रोटोकॉल मेंटेन करना पड़ेगा कि तुम राष्ट्रपति के पास जा रहे हो। तो मैं भी बहुत डरी बहुत कुछ सोचा कि क्या क्या भूल रहा है। लेकिन जब मैं एंट्री की ना उनके रूम में, तो मैंने सारी पढ़ाई लिखाई भूल चुकी थी। मैंने इनको घुसने से पहले ही कहा था कि ज्यादा पढ़ाई लिखाई, क्योंकि मुझे ये सब पसंद ही नहीं। मैंने कहा बचपन में जिद्दी और गुस्सा ही थी। जब जैसा मन चाहे वैसा ही करती थी। बचपन से फ्री बर्ड थी। कभी किसी ने मुझे कोई रोका टोका नहीं। कोई रोका ही तो मैं एक दो गड़बड़ हो जाती। तो यहाँ भी जैसा याद रहेगा मैं ऐसा ही बोलूंगी। जैसे मैंने एंट्री की तो मुझे लगा मैं कोई मंदिर में आ गई हूँ जी। मैंने जूता खोल के अंदर अपने आप खुला उनको देखते ही, और वो दौड़ के आके मेरे हाथ पकड़े। वो भी सारे प्रोटोकॉल भूल गए। जी जी। और मेरी माँ मेरे साथ थी, और माँ आना नहीं चाहती थी क्योंकि माँ मेरी पहली गुरु है। माँ तो है ही है, साथ में मेरी गुरु भी है। तो मैंने कहा माँ तुम जाने से मेरी इज्जत बढ़ेगी। क्या बात है। तो मैंने कहा माई मदर। तो उन्होंने मेरी माँ को भी हाथ जोड़ करके कहा कि यू आर ए लकीस्ट वुमन इन द वर्ल्ड, क्योंकि आपको ऐसा लड़की मिली है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मेरा 2 सपना है। तो मैंने कहिए। तो बोले एक आपका जुगलबंदी ये मोगल गार्डन में होगा, और दूसरी मेरी प्रिय कविता। मैंने पहले भी कविता पर जोर दिया, आपको गाना है। तो मैं जरूर होगी। अब हो नहीं पा रहा था जुगलबंदी। बिस्मिल्लाह खां साहब एकदम सब चीजों से पड़े हैं। जिनसे जने कहा है कि संगीत मतलब उसी में विभोर। मेरा तो कुछ परिचय भी नहीं था, खाली गाना सुन के तो बाप बेटी बने हम। तो मेरे पास फोन आया कि शोमा जी कुछ कीजिए। उनका जो एडवाइजर सब कुछ सुना। सुन के मैंने उनको फोन किया। 2006 की बात कर रही हूँ। उनके बेटे ने कहा कि मैं तो फोन दे ही नहीं पाऊंगा शोमा जी उनको,
तो मेरे को दीजिए। बोले नहीं अब्बा कल बाथरूम में गिर गए थे और हम लोग समझ नहीं पाए थे, हम सोचे थे बाथरूम में है, 3 घंटा वहाँ थे और वो इतने नाराज है, तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगा। बोला कैसी बात कर, फोन दीजिए एक बार कान में ऐसे सुन। बोले हाँ हमने दीजिए। तो मैंने हेलो किया, हाँ बेटी। मैंने कहा बाबा एक प्रोग्राम है, तो किसके लिए है? तो हमने कहा कि बाबा हुकूमत के लिए है। हुकूमत के लिए, क्योंकि हम राष्ट्रपति समझ सकेंगे नहीं, हुकूमत के लिए है यहाँ पर। तो बोले तुम हो क्या उसमें? तो हाँ बाबा मैं गाऊंगी, हमारे दोनों का जुगलबंदी है। तब उन्होंने, वो दिन मैं भूल नहीं सकूंगी, आज भी कान में घुसता है जी। बोले कि मैं तुम्हारे लिए आऊंगा, तुमको मैंने दिल से बेटी माना है, मैं आखिरी वक्त तक निभाऊंगा ये रिश्ता। वाह वाह। हाँ तो अगर तुमको गाना है, देखिए मेरे रोटे खड़े हो जा रहे हैं बोलते बोलते, क्योंकि जब ये सब मिला था मुझे ना, उस समय मेरा बचपना था, मैं समझ नहीं पाती थी। आज मैं इस सब बातों को टटोलती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे क्या मिला था सब। तब उन्होंने कहा कि तुम गा रही हो क्या? हाँ बाबा हाँ मुझे ही गाना है, मैं तुम्हारे लिए आ जाऊंगा, तुम जो दोगी मैं वही मंजूर होगा। अब देखिए 3 घंटा वो बने, उसी साल उनका इंतकाल भी हो गया। और उन लोग जब आते थे बाबा अपने यूनिट के साथ, और वो आए, मैंने 6 दिन, ये 26 फरवरी की बात थी, प्रोग्राम था 4 मार्च, 10 दिन का सारी इंतजाम जी। 10 टिकट, 12 जन आएंगे तो 12 टिकट एक साथ होना चाहिए। वो भी नहीं हो रहा था एक एयरलाइंस में। प्रभु की लीला जी। वो बनारस में थे, आनंद सिंह जी एयरपोर्ट में, उन्होंने वो भी इंतजाम कर दिया। और ये उनका आखिरी कॉन्सर्ट था। मुझे बाजू में बैठा के रिहर्सल किया और अपने परिवार, अपने बच्चों को सामने बैठा के, ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रश्न था। तब उन्हें क्या, जिसके पास सुर है वह मैं उसका हूँ। क्या बात है। ये अद्भुत चीज। और एक वाकया याद आता है मुझे, जो बिस्मिल्लाह खान साहब इनके लिए बहुत स्पेशली किया था। जब ये इनकी पहली जुगलबंदी हो रही थी ना, तो खान साहब का एक सुरपेटी है, वो सुरपेटी उनके मामू जान, उनके जो गुरु, उनके गुरु के थे। और कितना साल पहले का सोचो, वो समझ लीजिए 100 साल पुराना, 100 साल पुराना, 100 साल। कभी भी उस सुर पेटी को उन्होंने इधर से उधर नहीं किया था। चाहे पंडित रविशंकर जी बजाए थे, चाहे विलायत खान साहब हो, अमजद अली खान साहब के साथ नहीं हिलाए। जैसा हो तुम लोगों को उसी में मिलाना पड़ेगा। अब वो सुर पेटी के साथ जो स्टैंडर्ड की हारमोनियम होती है ना, सुर नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उन लोग बजा भी लेते थे, हमारा कैसे होगा फिर? दोनों का मिलन, खाली गले में गाना पड़ेगा ना। तब मैं उनको आके, और उनसे तो उनके बच्चे भी डरते थे, लेकिन मैंने कभी नहीं डरा उनसे। तब मैं आके उनको बोली, बाबा हम कैसे गाएंगे, मेरा तो हारमोनियम नहीं मिल पा रहा है। ये मेरी पहली जुगलबंदी थी नेहरू सेंटर, 23 जुलाई 2002। बोले बेटा तुम्हारा प्रोग्राम है, जैसा तुम्हारा मर्जी वैसा करो, तुम मेरा सुरपेटी को अपने हारमोनियम से ट्यूनिंग कर लो। उनके बेटे आगे बोला कि मेरे अब्बा को क्या खिलाया आपने, क्या किया है अब्बा को, क्या जादू किया है, हम तो बहुत गड़बड़ हो रहा है, ये क्या हो रहा है? किसी के लिए आज तक ये हमारा इतिहास है कि ये बेटी का सुर नहीं बदला है, ये कैसे हो रहा है? तो मैंने कहा आप मुझे माफ कर दो, मेरा कोई गलती नहीं है इसमें, ये बाबा खुद कहे हैं, मैं उनकी मर्जी से कर रही हूँ। वाह। उन्होंने किसी का मत सुनना, और सबको कहते किसी को, कोई भी हमारे घर में हमारे बेटी को तंग नहीं करेगा पैसे के लिए। ऐसी बात। ये थी इस रिश्ते की गहराई। इस रिश्ते की गहराई, इस रिश्ते को तो हम बयान नहीं कर सकेंगे, ये एक रूहानी रिश्ता था। और उन्होंने ये भी मुझे कह दिया था कि ये मत सोचना तुम्हारी उम्र इतना छोटा है और तुम अभी ये गाना ये किया हो कि तुम्हारे ऊपर को मैं रहम कर रहा हूँ। ये कोई रहम नहीं, अल्लाह का करम है, मुझसे कराया जा रहा है। आने वाली पीढ़ी को, हमको बुजुर्गों को स्वागत करना पड़ता है। बिल्कुल, ये हमारा फर्ज है, मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। गजब का उन्होंने समझा के गया था, कितनी अद्भुत बात है। नहीं है। शोभा जी, आपने काफी जुगलबंदी की है खान साहब के साथ, तो यहाँ हम उसी तरह की जुगलबंदी की कोई एक रचना आपसे सुनना चाहेंगे, उसके बाद एक फिल्मी गीत। डगर बिच कैसे चलो मग रोके, हाँ हरे मग रोके कन्हैया बेपीर, डगर बिच हमारे दिल से न जाना, धोखा न खाना, दुनिया बड़ी बेईमान। हमारे दिल से न जाना, धोखा न खाना, दुनिया बड़ी बेईमान। ओ पिया दुनिया बड़ी बेईमान। हमारे दिल से न जाना, धोखा न खाना, दुनिया बड़ी
गाना सुना शुभंकर दादा। अब मुझे ये बताइए, जब आप पहली बार शोमा जी से मिले थे, उनको देखा था, तो क्या फ्लैश आउट हुआ था दिमाग में? बाल हैं लंबे लंबे इसके। उलझ मत जाना, हमने ये गाया था राजा जी। तो हम जब शादी करने गए वहाँ पे जी, तो शादी तो अलग रहा, रोना धोना ज्यादा हुआ। क्यों? गुरु आके बोल रहे हैं इसका गाना मत रोक दीजिएगा। उनकी दूसरी गुरु माँ आके बोल रही है हमारा कलेजा दे दे रहे हैं आपको, इसका गायन कभी कभी मत रोकना। तो मैं बोला इसका तो भाग उसका है, मैं कैसे रोक सकता हूँ जी। तो ये बात हमारे दिमाग में, जहन में तो आ गया था कि इसका गायन कभी नहीं रोकना है। कभी दिमाग में भी नहीं आया था ये बात। तो 7 साल उन्होंने उसके बाद खूब तपस्या की। इस बीच में मेरे पिताजी ने बोला कि ऋषिकेश मुखर्जी को, बासु भट्टाचार्य जी को मैं बोल देता हूँ, तुम जाके गाओ। तभी उसको धुन सवार था कि मैं क्लासिकल में पहले अपना स्थान कायम करूं। तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, तो गाना नहीं गाया। फिर बासुदा गुजर गए, ऋषिकेश मुखर्जी भी गुजर गए। फिर इनको मिला हिमेश रेशमिया, जो एक गाना गवाया, कुछ मीठा हो जाए। उसमें अच्छा गाना है वो, आप सुनना चाहिए। उसकी एक झलक सुनते हैं, उस गाने की एक झलक सुनते हैं, कुछ मीठा हो जाए फिल्म से। अब गुनगुनाएंगी? आने दो पास, आने तो दो, आने दो। लब पैमाना, आँखें में खाना, तरन्नुम तरन्नुम, तराना तराना, जामे इश्क पिलाने तो दो, आने दो पास, आने तो दो, आने दो। कटती नहीं अब तन्हा रातें, करनी बड़ी है तुमसे बातें, चैन जरा पाने तो दो, आने दो पास, आने तो दो, आने दो पास, आने तो दो, आने दो पास, आने तो दो, आने दो। क्या बात है। आप बता रहे थे कि किस तरह से आप पहली बार मिले थे और ये तय हो गया कि भाई गाना तो नहीं रोकना है। ऐसा हुआ कि एक मेरा सीरियल देखते थे इन लोग, तो इन्होंने तो हाँ कर दिया था कि इस भैया शादी करनी है इनसे, मुझसे। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था जी। और मैं जिस परिवार का था ना, तो हम लोग में ये शिक्षा थी कि अगर कोई लड़की को देखने जाओ तो कभी ये महसूस मत होने दो कि हम देखने जा रहे हैं। तो हम अरेंज मैरिज का जो मामला रहता है, मैंने तो तय कर दिया था कि भैया मैं जब भी बोलोगे मैं शादी कर लूँगा। पर तभी भी मैं तैयार नहीं था, मुझे और कुछ काम करके फिर शादी करनी थी। पर एनीवे जब हो गया, तो इस बीच में हमारे माताजी के गुरुजी आए थे बॉम्बे में। उन्होंने एक समाचार लिख के भेजा मेरे पास कि मैंने तुम्हारे लिए लड़की चयन कर लिया, तुम अभी शादी कर लो। वो जैसे कि हिटलर का ऑर्डर आना वैसा था। और मैंने फिर बोला कि भैया अभी शादी कर लेता हूँ जी। और मैं चुपचाप शादी कर लिया फिर उसके बाद। मतलब इससे जाहिर हो रहा है कि उनको शादी करने का मन बिल्कुल नहीं था। जबरदस्त। नहीं, शादी करना था, लेकिन तभी भी मेरा एक फीचर फिल्म मेरा नाम पे तभी नहीं आया था। वो छोकरी उसके बाद तभी बनी नहीं थी। तो आप वो उसका इंतजार कर रहे थे। हाँ। लेकिन शादी तो करनी पड़ गई। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बहुत सीरियल किए थे तब तक। मैं सोची कि मेरा किससे शादी होने जा रही है, जो तो ठीक से मेरे साथ बात भी नहीं कर रहा है, एक नजर घुमा के देख भी नहीं रहा है, सब लोग मुझे घूर घूर के देखते हैं, ये देख भी नहीं रहा है। तो इसी में मेरा इंटरेस्ट हो गया कि शादी इसी से करूं। नहीं, वैसा नहीं था बट हाँ,
मेरा अचीवमेंट ऑफ लाइफ तभी एक बाकी था। उसकी बात करेंगे, आपकी फिल्मों की। इनके लिए आपने कौन सा गाना गाया था? मैं इनके लिए फिर से एक रविंद्र संगीत गाना चाहूंगी जो मैंने गाया था। अच्छा ठीक है, जरूर। मैं रविंद्र संगीत, क्योंकि हमें रविंद्र संगीत बहुत पसंद था जी। उस समय बहुत गाती थी कि अगर तुम बोलोगे तो मैं नहीं गाऊंगी। ये है गाने का शब्द। दीवारो नो करो तबे गाहिबो ना, अगर तुम मुझे ना करोगे तो मैं नहीं गाऊंगी। ये है। वाह वाह वाह, मतलब सीधा सीधा उन्होंने कह दिया था, गाने में ही अपनी बात कह दी थी। मैं तो तुमको बता दूं भैया कि उनकी गुरु माँ और ये शादी के बाद ही तुरंत एक बैठक हुई थी, तो वहाँ पे जो रोने धोने की गाना इन लोगों ने किया था। हाँ, तो मैंने बागेश्वरी देवी गुरु माँ जो थी उनको मैंने पूछा, मेरी गुरु माँ मेरी माँ जैसी थी। हाँ, जी, बहुत जी। याद कि आप ऐसा इतना रोने धोने वाला गाना क्यों कर रहे हैं? हाँ, फिर मैंने किशोर कुमार के कुछ गाने गाए थे कि आप तो थोड़ा हंसो, तो वो बोली कि मैं अपना कलेजा दे रही हूँ जी, इसलिए तुम इसे संभाल के रखना और इसकी गाना मत रोकना। क्या बात है। हाँ। और मेरे ससुर जी में एक बहुत सिमिलरिटी थी। जैसे उनको कलम हाथ पे आती ही कि जैसे सांप के सब बीन बजाने वाली बात होती थी ना, और मेरे सास को ना लोग बहुत पसंद थे। कोई भी आदमी हो, कोई भी बीमारी हो, कोई देश में गांव में किसी का नौकरी नहीं लग रहा हो, तो सबको बुला बुला के लाते थे। और बंगलो था बम्बई में, आप समझ ही रहे थे जी। तो घर तो हमेशा ही भरा रहता था। तो वो जैसे कलम लिख के बैठ जाते थे, मैं भी अपने बिस्तर के नीचे हारमोनियम और तानपुरा रखती थी पलंग के नीचे शादी के बाद। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रियाज बहुत किया। क्या बात। हाँ, चाहे कमरे में कोई बैठे के बाद भी कर रहा हो, लेकिन मैं अपनी रियाज करती रहती थी। बढ़िया, मतलब दोनों ने अपनी धाराएं नहीं छोड़ी। हाँ। ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन, जाने मन जाने मन जाने मन। जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन, जाने मन जाने मन जाने मन। दिलों की दूरी ऐसी क्या है मजबूरी, दिल से मिलने दे। हाँ, अभी तो हुई है यारी, अभी से ये बेकरारी, दिन तो जरा ढलने दे। तोड़ दे दिलों की दूरी ऐसी क्या है मजबूरी, दिल से मिलने दे। हाँ, अभी तो हुई है यारी, अभी से ये बेकरारी, दिन तो जरा ढलने दे। यही सुनते समझते गुजर गए जाने कितने ही सावन। ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन, जाने मन जाने मन जाने मन। तेरा है ये तो हर दिन जब देखो करती हो झूठे वादे। संग संग चले मेरे मारे आगे पीछे फिर समझूं मैं तेरी इरादे, जा। दोष तेरा है ये तो हर दिन जब देखो करती हो झूठे वादे। तूने जाने दीवाने दिखाऊं कैसे तुझे मैं ये दिल की लगन। ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए
शुभंकर दादा त्रिशाग्नि की बात करते हैं। त्रिशाग्नि को नेशनल अवार्ड मिला था और एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म आपने और पिताजी ने साथ में काम किया था, बताइए। जब मैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने बना रहा था जी, शुरुआत के 8 एपिसोड कंप्लीट और 12 नंबर एपिसोड तक का मेरा उसमें पार्टली मेरा शॉर्ट मटेरियल था। तो क्या हुआ, मुंगेरी लाल करते करते पिताजी का फिल्म सैंक्शन हो गया। पिताजी ने मुझे फ़ोन पे बताया, बेटा अभी तुम चले आओ, यहाँ पे फिल्म शुरू होने वाली है। और पिताजी तभी 72 इयर्स ओल्ड थे। तो वो चाहते थे कि मैं एक जीवन में एक फिल्म करके फिर करियर को वाइंड अप करूं। तो मैं बोला ठीक है। फिर मैं प्रकाश से बोला कि प्रकाश झा मेरे मित्र को बोला कि मैं अभी जाता हूं, तू ये संभाल ले अभी। तो मुंगेरी लाल उन्होंने ओवरटेक कर लिया एंड आई केम डाउन एंड जॉइन त्रिशाग्नि। त्रिशाग्नि फिल्म पिताजी 3 नॉवल लेके बॉम्बे आए थे जी, मोरू और सॉन्ग करके ये त्रिशाग्नि फिल्म की नॉवल का नाम था। शरदिंदु बंदोपाध्याय का लिखा हुआ नॉवल था। एंड ऐसा हुआ कि ये फिल्म 4 कैरेक्टर्स का कहानी है लेकिन रेगिस्तान में है। तो रेगिस्तान कहाँ है? बॉम्बे में। और वहाँ का इंडोर का पोर्शन जो है वो पत्थर का बना हुआ था, तो उसका सेट बनाना पड़ेगा। सैंक्शन हुआ था केवल 10 लाख। तो मैंने बोला पिताजी सब कुछ कर लेंगे हम लोग, पर अगर कोई स्टूडियो मिलता है तो आपका फिल्म बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमको रेगिस्तान में भी जाके शूटिंग करनी है, उसके लिए भी 5 लाख बचाना है। तो पिताजी बोले एक मित्र है हमारे, चलो उनके पास जाते हैं। और हम लोग, मैं पिताजी पहुंचे राज कपूर साहब के पास। गजब। राज कपूर साहब का तबीयत ठीक नहीं था। तो फ़ोन किए तो पिताजी को बोले कि हाँ दादा आ जाइए आ जाइए। गए तो देखे हम लेटे हुए थे, वो खांस रहे थे, बड़े बुरे खांस रहे थे। बोले कि दादा ये सब अभी शरीर का धर्म शरीर पालन कर रहा है, बताइए कैसे मिलना है। तो बोले कि ऐसा एक फिल्म बनाने का इच्छा है। मतलब जरूर बनाइए। उठ बैठे एकदम। मैं क्या बना रहे हैं? बोले एक ऐसा फिल्म बना रहा हूँ लेकिन वो नहीं बन पाएगी अगर मेरे पास स्टूडियो नहीं है। तो राज साहब ने बुलाया प्रोडक्शन वाले को, बोले स्टूडियो का सारे चाबी लेके आओ, दादा को दे दो। गजब। तो टोकरी में बाकायदा वो पूरा टोकरी लाके पिताजी के सामने रख दिया प्रोडक्शन वाले ने। राज कपूर साहब ने बोला कि 22 दिन या 25 दिन या 3 महीना लगे, जब तक का आपका फिल्म शूटिंग नहीं खत्म होता है ये स्टूडियो आपका। क्या बात है। हमने फिल्म बनाई, 22 दिन का शेड्यूल, 3 दिन और डिसमेंटल करने में सेट लगा। हमने सेट हैंडओवर किया, उन्होंने 1 पैसा नहीं लिया। मैं आज तक का राज कपूर साहब का वो चेहरा मैं भूल नहीं पाता हूँ कि क्या बताइए क्या बना रहे। वो इतना खुशी खुशी बोले थे ना, शायद उनका बच्चा तब भी वो जिंदा था। क्या बात है। सलील दा जो त्रिशाग्नि के म्यूजिक डायरेक्टर थे, उन्होंने बोला दादा आपके फिल्म में गाने तो नहीं है, त्रिशाग्नि में एक गाना है और एक गुनगुनाना है, किससे करवाना है? तो बोले हम चाहते कि आशा जी से हो। तो गए आशा जी के पास। उस ज़माने में 25,000, उससे ज़्यादा शायद लेते होंगे, पिताजी ने उतना ही बजट किया था। एक लिफाफे में भर के लेके गए, गाना रिकॉर्ड हुआ। होने के बाद आशा जी को वो लिफाफा दिया गया। बोला हाँ दादा ये लिया मैंने और ये वापस लीजिए, आप फिल्म में लगा लीजिए इसको। क्या बात है। बोला आशा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले नहीं, आप जैसे लोगों को फिल्म बनाने का अगर मौका मिला है तो हम लोग धन्य हो जाते हैं उसमें भाग लेके। तो आशा जी को उस गायन का मैं, अगर आप बजा सकते हैं तो बजा लीजिएगा।
क्या बात। और त्रिशाग्नि अद्भुत फिल्म बनी थी, चारों तरफ बड़ी तारीफ थी। पिताजी के साथ मिलके काम करने का अनुभव कैसा था? वो एक पिता पुत्र एक साथ एक फिल्म पर, पिता पुत्र हम दोनों का क्या विस्फोटक रिलेशन रहता था जी। क्योंकि मुझे चिंता फिक्र रहती थी कि उनका उम्र हो गया, क्योंकि रेगिस्तान में जब शूटिंग करते थे उनका पैर एकदम वो क्या बोलते हैं फूल जाता था, एंड डर लगती थी कुछ ना हो जाए। 48 डिग्री 51 डिग्री का हीट के अंदर शूटिंग होती थी जी। नाना पाटेकर हमारे मित्र, वो अलग पागल, वो धूप के अंदर शॉट ले रहा है, नाक से खून बह रहा है, लेकिन वो रुकता नहीं था। ऐसा जोशीला एक्टर जी। फिल्म बनी, फिल्म बहुत सराहा गया, 2 अवार्ड और पिताजी को अवार्ड मिले। तो आई एम वेरी हैप्पी कि वो फिल्म में मैं बेटे का और एक टेक्नीशियन का भी जिम्मेदारी निभा। पिताजी के लिए एक शब्द मैं भी कहना चाहूंगी कि बंदिनी की जो एंड की बात है जी जी जी, कि हर जो कलाकार होते हैं, फनकार जी, तो उन्होंने वो कहते थे कि मेरा कलम ईश्वर का कलम है, कभी भी मैं झूठ असत्य नहीं लिख पाता। हमारा फर्ज है कि हम सत्य को ही लिखे। सारे यूनिट विमल रॉय जी के चाहते थे कि नूतन का मिलन धर्मेंद्र जी के साथ हो, तो पिताजी ने कहा ये मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसका एक एथिक्स अशोक कुमार के ही प्रेम की बंदिनी है, हम नहीं कर सकते हैं, तो हम रिजाइन कर रहे हैं, आप लोग कर लीजिए। मुझे याद है ये बात उन्होंने इसी स्टूडियो में जहां हम बात कर रहे हैं, यहाँ उन्होंने बहुत विस्तार से अपनी कुछ फिल्मों की चर्चा की थी और ये बात बताई थी। ये देखिए, हम और भी आज के आने वाले जो कर रहे हैं ना, ये हम बताना चाहेंगे कि इस एथिक्स को कोई भी न तोड़े, अपने सिद्धांतों के साथ, क्योंकि देखिए हम फनकार, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, राइटर हो, स्क्रिप्ट राइटर हो, सिंगर हो, हम अपने फन के माध्यम से समाज को कुछ देते हैं। बात बंदिनी की चली है तो यहाँ इसी फिल्म का एक गाना सुना जाए, बताइए कौन सा गाना होना चाहिए? देखिए उनका क्लाइमैक्स जो है ना जी, वो एक गजब का क्लाइमैक्स, जिसके लिए बिमल रॉय बोले कि भाई मुझे शूटिंग करनी है, ये रेलवे स्टेशन में भी हो सकती है, लेकिन मुझे नदी का किनारा चाहिए, क्योंकि एक बिछड़ जाने वाली मामला जो आंखों से दिखे, विजुअली दिखे, वो मुझे चाहिए। तो पिताजी ने बोला दूर एक गंगा किनारे एक घाट है, 3 पहाड़ करके, हमारे मेके के यहाँ जाने के लिए वो रास्ता था, तो हम लोग सब वहाँ पे गए और वो शूटिंग हुई थी। क्या बात है। तो नूतन जी और अशोक कुमार जी अलग अलग बैठे हुए, और किस तरह से वो फिर दौड़ती है छूटते हुए नाव के लिए। तो वहाँ पे एस डी बर्मन ने जो गाना गाया था ना, उतना बेहतरीन गाना शायद उस मोमेंट के लिए और कहीं नहीं हो सकता है। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार, ओ मेरे माझी अब की बार ले चल पार, ले चल पार, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार, ओ मेरे माझी अब की बार ले चल पार, ले चल पार, मेरे साजन है उस पार। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुम तो न था कोई भी, अब गुण मेरे भुला देना। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुम तो न था कोई भी, अब गुण मेरे भुला देना। मुझे आज की विदा का, मुझे आज की विदा का मर के भी रहता इंतजार, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस
है आग मेरे मन की, मत खेल मत खेल मत खेल जल जाएगी, कहती है आग मेरे मन की। मैं बंदिनी पिया की, मैं संगिनी हूँ साजन की, मेरा खींचती है आंचल, मेरा खींचती है आंचल, मन मीत तेरी हर पुकार, मेरे साजन है उस पार। ओरे माझी ओ मेरे माझी। शोभा जी, शास्त्रीय संगीत से आपका जुड़ाव रहा है, लेकिन आपने कहा कि आप शास्त्रों में बंध कर बिल्कुल नहीं रही हैं। जाहिर है कि फिल्म म्यूजिक को फॉलो करती रही हैं। तो मुझे बताइए कि आपकी प्रिय गायिकाएं कौन सी रही हैं, और फिर कुछ आपके प्रिय गानों की बात करते हैं। प्रिय गायिका नो डाउट लता जी को मैं बहुत पसंद करती हूँ जी, क्योंकि उनका नसीब भी था, ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर भी मिले कि शास्त्रीय संगीत में जो ठुमरी है, ख्याल है, दिया हुआ जो गाना उनको मिले, उसका निचोड़ कि वो गाना गाने से आपको ख्याल की भी गायकी मिल जाएगी, ठुमरी की भी गायकी मिल जाएगी। हम शास्त्रीय कलाकारों के लिए वो एक बहुत बड़ा साधन है कि उसको सुन के हम ख्याल के रागों को समझ सकते हैं। बड़े गुलाम अली खान साहब ने कहा था ना कि कभी बेसुरी नहीं होती। हाँ, लता जी के बारे में। और मैं वाह, बेगम अख्तर मेरी प्रिय गायिका है, और मेरी गुरु माँ नेचुरली श्रीमती वागेश्वरी देवी जी, उनकी गायकी काफी हद तक मिलती थी बेगम अख्तर से। तो ये मेरे प्रिय। अब अपने प्रिय गानों के बारे में बात कीजिए। मैं किशोर कुमार को बहुत पसंद करती हूँ। क्या उनका गाना मुझे बहुत पसंद है। अभी मैंने सुना था ध्यान से, शुभंकर दादा ने कहा कि मैंने किशोर कुमार का गाना गाया, वो मैंने अंडरलाइन कर लिया। मुझे बेहद पसंद है जी, कि उनकी जो गायकी में एक सहजता और इमोशन, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था, आज भी करता है जी। तो उनके गाए हुए गानों में मुझे जीवन से भरी तेरी आंखें जी, जिंदगी का सफर है ये क्या सफर, ये मुझे दोनों गाना बहुत पसंद है। और लता जी के गाई हुई गानों में मुझे ऐसे तो उनको जितनी भी मैंने सब गाने ही अच्छा लगता है, फिर भी जरा सी आहट होती है तो लगता है कहीं ये वो तो नहीं। जी जी। और नौशाद साहब की जो गाई हुई मेरे महबूब मुझे मेरी मोहब्बत की कसम, क्या बात है, ये गाना मुझे बहुत पसंद है। और रहना बीत जाए शाम न आए, ये गाना मुझे बहुत पसंद है। हमारे लिए आप कौन सा गाना गुनगुना रही हैं? रहना बीत जाए शाम न आए, रहना बीत जाए शाम न आए, रहना बीत जाए शाम न आए, निंदिया न
शुभंकर साहब, मैं अब बात करना चाहता हूँ खास तौर पर 2 फिल्मों की, एक प्रहार और दूसरा वो छोकरी। प्रहार नाना पाटेकर ने आपको बुलाया, बताइए आपकी कैसा अनुभव रहा, क्योंकि नाना पाटेकर के साथ त्रिशाग्नि और फिर प्रहार। त्रिशाग्नि बन रही थी, हम लोग आर के स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे, तो बातों बातों में एक दिन मैंने नाना को बोला कि नाना, एक सब्जेक्ट है, अगर आप उसको करोगे तो आपका एक नया अंदाज मिलेगा लोगों को। हाँ, एक फिल्म है, सब्जेक्ट है। तो उन्होंने बोला सुना, तो मैंने प्रहार का आइडिया उनको सुनाया। मेरा मित्र सुजीत सेन जो अभी नहीं रहे, गुजर गए, सुजीत दा और हम दोनों मिलके उस सब्जेक्ट को सुनाए। तो वो पागल हो गया वो सुन के। तो बोलो करते हैं, चलो। बोला हमारे पास पैसे वैसे नहीं है, तुमको लाना पड़ेगा पैसा। बोला पैसा लाता हूँ मैं। देन ही वेंट एंड अप्रोच सुधाकर बुखाड़े एंड ये फिल्म बनी। हम लोग जाके बेलगांव में 3 महीने रहे, वहाँ का पूरा डिसिप्लिन को पहले देखें, समझे, फिर स्क्रिप्ट में इनकॉर्पोरेट करके फाइनल करके फिर शूटिंग हुई शुरू। तो प्रहार में मैं को डायरेक्टर था नाना के साथ, नाना और हम दोनों मिलके किए थे वो, एंड फिल्म बनी और बेहतरीन फिल्म बनी वो। उसमें एक गाना नाना का बहुत प्रिय था, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के पास वो दौड़ के चला गया, बोला मुझे आप इस धुन पे बना के दीजिए। तो बोले कि ये धुन तो किसी और का है। बोला नहीं, आप ही का है, लेकिन मुझे इस धुन के आसपास बना के दीजिए। वो प्रहार में वो नाना ने खास करके करवाया था, लक्ष्मी साहब से पूछ के। धड़कन जरा रुक गई है जो सुरेश वाडकर का गायक हुआ है। इसी फिल्म में एक और अद्भुत गाना है जो मन्ना दा ने गाया है। मन्ना दा का गाने का मैं जिक्र कर रहा हूँ। अच्छा, वो उस गाने की बात। हाँ, हमारी मुट्ठी में आकाश सारा। आकाश, क्या बात। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। कभी ना ढले जो वो ही सितारा, दिशा जिससे पहचान संसार सारा। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हथेली पे रेखाएं हैं सब अधूरी, किसने लिखी है नहीं जानना है। हथेली पे रेखाएं हैं सब अधूरी, किसने लिखी है नहीं जानना है। सुलझाने उनको ना आएगा कोई, समझना है उनको ये अपना करम है। अपने करम से दिखाना है सबको, खुद का पनपना उभरना है खुद को। अंधेरा मिटाए जो नन्हा शरारा, दिशा जिससे पहचान संसार सारा। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हमारे पीछे कोई आए न आए, हमें ही तो पहले पहुंचना वहां है। हमारे पीछे कोई आए न आए, हमें ही तो पहले पहुंचना वहां है। जिन पर है चलना नई पीढ़ियों को, उन्हीं रास्तों को बनाना हमें है। जो भी साथ आए उन्हें साथ ले ले, अगर ना कोई साथ दे तो अकेले। सुलगा के खुद को मिटाने अंधेरा, दिशा जिससे पहचाने संसार सारा। हमारी
कभी ना ढले जो वो ही सितारा, दिशा जिससे पहचान संसार सारा। अब मुझे बताइए कि वो छोकरी का आइडिया किस तरह से आया था और वो फिल्म बनने की पूरी यात्रा कैसी रही? वो छोकरी फिल्म बनफूल जी करके बंगाल के विख्यात शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं जी। बनफूल जी का वो 1.5 पन्ने का शॉर्ट स्टोरी है वो जी। तो जब ये फिल्म का आइडिया पिताजी ने मुझे सुनाया, मैं एकदम हिल के रह गया कि इसके अंदर कितने इमोशंस और कितने तरह के स्कोप है। सर्च ऑफ ए नेशन हो सकता है फॉर बापूजी, यानी जनता की सर्च जो आज भी चल रही है कि हमारे बापूजी कहाँ चले गए, वो सर्च की कहानी भी एक पैरेलल चल रही है इसमें। तो मुझे लगा कि ये फिल्म बनाने का समय सही है, ये बना लो। एंड मैंने बोला पिताजी इसको करते हैं, एंड ही रोट द स्क्रिप्ट फॉर मी। फिर मैं उसके अंदर मेरा उनके साथ जो विस्फोटक हमारा रिलेशन था, ये पसंद नहीं है, वो करते करते वो स्क्रिप्ट 7 बार रिवाइज होके फिर हम लोग ने फिल्म बनाई। क्या बात है, यानी यहाँ पर भी पिता पुत्र का विस्फोटक मामला चलता है। हाँ, ऑलवेज रहता है ना, बाप और बेटे के अंदर तो वो होना ही चाहिए। और फिल्म ने काफी पुरस्कार जीते, काफी नाम कमाया और एक आज भी बहुत महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक मानी जाती है। सभी कलाकारों को पुरस्कार मिले, परेश रावल को, पल्लवी जोशी को, नीना गुप्ता। अच्छा, अब बातचीत का एकदम आखिरी सिरा आ गया और एक सवाल ये कि वो छोकरी के बाद आपने फिल्में क्यों नहीं बनाई? एक्चुअली उसके बाद मुझे बहुत सीरियल करने पड़े जी, कई सीरियल करते रहा मैं। और उसके दौरान में जब टी सीरीज का एक फिल्म का तैयारी चल रहा था, मेरा एक्सीडेंट हुआ। कार एक्सीडेंट हुआ और छाती में लगी और वो सब हुआ था, तो कुछ दिनों के लिए मैं घायल रह गया। एकेडमिक में चले गए थे कि जी। थोड़ा। फिर उसके बाद गुलशन जी जो फिल्म बनाने वाले थे उनको गोली मार दिया, तो वो फिल्म शेल्फ हो गया। उसके बाद फिर मैं थोड़ा दिन के लिए जब होश आया तो लगा कि मैं कुछ पढ़ाऊँ। फिर मैं पढ़ाने लगा, विस्लिंगवुड इंटरनेशनल में पढ़ाया। फिर उसके बाद एकता कपूर का इंस्टीट्यूट एक्सीलेंस का जो एकेडमी खोले आइस करके, उसका मैं शुरुआत किया। और फिर मुझे इंडिया गवर्नमेंट ने दादा साहब फाल्के चेयर पे विदेश भेजा, फिजी में भेजा, फिजी नेशनल यूनिवर्सिटी में फिल्म एंड टेलीविज़न पढ़ाने के लिए। वो करके फिर लौटा हूँ मैं जी। तो अब आपकी अगली फिल्म का, आपके अगले प्रोजेक्ट का हमें बाकायदा बिल्कुल इंतजार है, मुझे भी है। ऑलरेडी ही हैज रिटन द स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट लिखे हैं, क्या खुद लिखे। फिजी में बैठते हुए शुरू कर दिया था, अभी उसका करूंगा। अभी आप जल्दी आप लोगों को अब ना शोमा जी, अब चूंकि बातचीत एकदम आखिरी सिरे पर आ गई है, तो अब आपको इनके लिए, शुभांकर जी के लिए एक गाना गाना है और उसके बाद फिर हम अपने श्रोताओं से इजाजत लेंगे। ऐसा? हाँ, उसके बाद एक वादा करना है, उसके बाद इजाजत लेंगे। कौन सी वादा? वो बताता हूँ आपको। शुभंकर जी के लिए गाना है, क्या गाऊं? फूलों की रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरे ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार।
सरगम धड़कन की बीना, सपनों की गीतांजलि तू। मन की गली में महके जो हरदम, ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफर हो लंबा सफर हो, सुनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। पूरब हो पश्चिम उत्तर हो दक्षिण, तू हर जगह मुस्कुराए। जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे, उतनी ही तू पास आए। आंधी ने रोका पानी ने टोका, दुनिया ने हंसकर पुकारा। तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार, कई कई बार, कई कई बार। क्या बात है, बहुत आनंद आया। और मुझे लग रहा है कि ये जो बातचीत है, ये जो सवाल हैं, ये तो अभी बहुत सारे बचे हुए हैं, लेकिन कुछ मुलाकातें अधूरी ही अच्छी लगती हैं। तो बिल्कुल। इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं और वो वादे की बारी है कि आपको विविध भारती पर बहुत जल्द एक श्रृंखला के लिए, जिसमें शास्त्रीय संगीत की बातें हों, हाजिर होना होगा। जरूर होंगे। संगीत के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए, इतना समय दिया, बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। आज के हमारे मेहमान थे जाने माने वृत्तचित्र और फिल्म निर्देशक शुभांकर घोष और जानी मानी उपशास्त्रीय गायिका शोमा घोष। आपसे बातचीत की यूनुस खान ने। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग मिला शशांक काटधरे से। विविध भारती के लिए इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। आज के मेहमान।